हेलो गाइस। आज हमारी क्लास नंबर 5 है। 4 क्लास हमने ऑलरेडी कर चुके हैं इसके बारे में। तो आज हम पढ़ेंगे उत्तर वैदिक काल। हमने वैदिक काल के जो टाइम पीरियड थे उसके बारे में जो भी चीज़ें थी वो पढ़ ली हैं। अब उत्तर वैदिक काल के बारे में देखते हैं। उत्तर वैदिक काल, इसका जो समय है वो है 1000 BC से 600 BC तक, ईसा पूर्व। ठीक है, बिफोर क्रिस्ट। तो अब इनकी देख लेते हैं क्या क्या भौगोलिक स्थिति इनकी। ठीक है, तो ये था भौगोलिक स्थिति। इनकी भौगोलिक स्थिति क्या थी। एक तो ये जो वैदिक काल के बाद आर्य थे, ठीक है, वो गंगा और यमुना का जो दोआब क्षेत्र है, ये गंगा यमुना जो दोआब क्षेत्र था इस क्षेत्र में बस गए। ठीक है, और जो इनकी जो पूर्वी सीमा थी वो गंडक नदी थी। और शतपथ ब्राह्मण के अनुसार जो राधा विदेद विदेद माधव सदा नीरा तक नदी तक पहुंच चुके थे। तो ये तो और दूसरी बात, ठीक है, वैदिक काल में साहित्य में 3 पर्वतमालाओं का उल्लेख किया गया था। एक था त्रिक कुद, दूसरा था केंज, और तीसरा था मेनाक। अब ये तो है इनकी भौगोलिक स्थिति। अब देखते हैं इनकी राजनीतिक स्थिति। राजनीतिक स्थिति उस इस समय कृषि की खोज से शुरू हुआ और इनका जीवन स्थिर हो गया। एक तो ये, ठीक है, और क्षेत्रगत साम्राज्य का गठन हुआ इस टाइम पे। राजा का पद अब शक्तिशाली हो गया और गरिमामयी बन गया। और राजा ने कई उपाधियां को अपनाया, जैसे कि राजा की उपाधियां यहाँ पे जो ईस्ट साइड में था इसको कहते थे सम्राट। नॉर्थ साइड में थे उनको बोलते थे विराट। जो वेस्ट में थे उनको बोलते थे स्वराट। और जो साउथ में थे उनको बोलते थे एकराट। ठीक है, और राजा जो था वो कई यज्ञ समारोह आयोजित करता था। यज्ञ समारोह यज्ञ समारोह, ठीक है, जैसे कि पहला तो एक है राज सूय यज्ञ। इसमें क्या होता था, तो ये जब राजा का राज्य से अभिषेक होता था उस समय इसको यज्ञ किया जाता था। और इस यज्ञ के दौरान खेत में जुताई करते थे और राजा को उन मंत्रियों द्वारा भोज के लिए आमंत्रित किया जाता था। मतलब राजा था, उनके जो उनके मंत्री थे उनके द्वारा इसको राजा को भोज के लिए आमंत्रित किया जाता था, राजसूय यज्ञ। एक है अश्वमेध यज्ञ, जो कि है यह एक साम्राज्यवादी यज्ञ था। इसमें क्या होता था, घोड़े को छोड़ देते थे और जो घोड़ा जहाँ तक डिसाइड करता था भगता था वो उस राज्य की बाउंड्री मान ली जाती थी। तो ये एक तरह से साम्राज्यवादी यज्ञ था ये वाला। तीसरा वाजपेयी यज्ञ। इसमें क्या था, ये जो भी राजा खेल गतियों का आयोजन करते थे और उस टाइम ये यज्ञ किया जाता था। और वह जो राजा था खुद दौड़ में भाग लेते थे और हमेशा ही जीतते थे। क्यों जीतते थे, क्योंकि उनको पहले ही बता दिया जाता था कि मतलब राजा से किसी को जीतना नहीं है, राजा सबसे आगे रहेंगे, बाकी सारे खिलाड़ी पीछे रहेंगे इसके। और इस समय जो उत्तर वैदिक काल है, जो एक संस्था थी विदत, उसका उल्लेख नहीं है। ठीक है, और सभा जो पहले उसके वो थी सलाह देने के लिए, सभा और समिति, सॉरी, विदत तो था ही नहीं, उल्लेख ही नहीं है। समिति इस समय इतने शक्तिशाली नहीं थे। ठीक है, और अथर्ववेद में समिति में प्रजापति की 2 पुत्रियों का उल्लेख भी किया गया है। राजा को दिए जाने वाला जो कर था उसको बोलते थे बलि। बलि क्या होता था, राजा को दिए जाने वाला कर। और इनके पास कोई स्थायी सेना अभी तक नहीं थी। स्थायी सेना नहीं थी। ये तो हो गई इनकी कैसी स्थिति, राजनीतिक देख ली, भौगोलिक देख ली। अब देखेंगे सामाजिक स्थिति। सामाजिक स्थिति कैसी थी आर्यों की उत्तर वैदिक काल में। एक तो ये जैसे कि सेम वैसे ही ये ऋग्वेदिक में पितृसत्तात्मक वो था समाज। दूसरा, समाज 4 वर्णों में विभाजित था। अब ये जन्म आधार पे हो गया था। पहले क्या था, कर्म आधार पे, जन्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था, जो कि है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। कुल और गोत्र का शब्द का उल्लेख किया गया इसमें। सामाजिक असमानता नहीं थी इसमें। ठीक है, सामाजिक असमानता नहीं थी। ब्राह्मणों को प्रतीकात्मक सर्वोच्चता प्रदान की गई इसमें, और क्षत्रियों का अधिशेष उत्पादन का अधिकार था। महिलाओं की जो स्थिति उसमें गिरावट आई थी। और यहाँ तक कि अथर्ववेद जो है उसमें बेटी को दुख का स्रोत बताया गया है।
और मैत्रेयी संहिता में महिलाओं को शराब व जुए के मैत्रेयी मैता मैत्रेयी संहिता मैत्रेयी संहिता में क्या गया है, जो महिला है उनको शराब व जुए के समान बुराई बताया गया है। और बृहद्राण क्या उपनिषद में याज्ञवल्क्य और गार्गी का संवाद है, महिलाओं को शिक्षा का अधिकार था, जैसे कि गार्गी मैत्रेयी विधवा पुनर्विवाह था, नियोग प्रथा का प्रचलन था, और घरेलू जो दासों का प्रयोग किया जाता था उसका था। और लेकिन बाल विवाह का कोई उदाहरण नहीं मिलता इसमें। अब देख लेते हैं आर्थिक स्थिति। आर्थिक स्थिति में क्या होता, जो अर्थव्यवस्था थी वो कृषि आधारित थी। अर्थवेद के अनुसार राजा पृथुवैन्य ने कृषि की शुरुआत करी थी। कृषि की शुरुआत किसने की थी? राजा, अर्थवेद के अनुसार राजा पृथुवैन्य, ठीक है। और अर्थवेद में टिड्डियों का उल्लेख मिलता है जिसको बोलते हैं लोकस्ट, ठीक है। और शतपथ ब्राह्मण के जो काटक संहिता है उसमें 24 बैलों के द्वारा खींचे जाने हल का उल्लेख मिलता है। और गाय व घोड़े क्या थे? प्रिय पशु थे इनके, गाय व घोड़े। और जो आर्य क्या करते थे, वो पशुपालन भी करते थे। और जो अधिशेष, और यहाँ का जो था वो सरप्लस प्रोडक्शन होता था। अधिशेष उत्पादन के कारण शहरी संस्कृति का विकास हुआ, ठीक है। और मुद्रा प्रणाली इस टाइम तक शुरू भी नहीं हुई थी, इस टाइम भी नहीं हुई थी, मुद्रा प्रणाली नहीं हुई थी इस टाइम पे। और मुद्रा के रूप में किसको क्या किया जाता था? गाय और निष्क का प्रयोग किया जाता था। वस्तु विनिमय होता था। ये चीज़ें कुछ ये थी आर्थिक स्थिति। अब देख लेते हैं धार्मिक स्थिति। पहला पॉलीथिज्म था, एकादेव देववाद था और एकेश्वरवाद था। एकादेववाद था, हिनोथिज्म, पॉलीथिज्म और एकेश्वरवाद, मतलब विश्वास करते थे उसमें प्रभु में, भगवान में। और निर्गुण भक्ति भी लोकप्रिय थी। और इस टाइम पे जो मुख्य देवता हो गए थे ब्रह्मा, विष्णु, महेश, अब इनके मुख्य देवता थे। और पहले जो थी वो थे ऋग्वेद में कौन कौन थे? वो इंद्र, अग्नि और वरुण जो पहले थे, ये भी। तो अब ये वो इतने ज़्यादा महत्वपूर्ण देवता नहीं थे जितने ब्रह्मा, विष्णु, महेश हो चुके थे, ठीक है। यज्ञ अनुष्ठान जटिल हो चुके थे। मुंडक उपनिषद में अनुष्ठान थे, उनको टूटी जो नौका है उसके समान बताया गया है मुंडक उपनिषद में। जो पूषण था वो शूद्र का देवता था, शूद्र का देवता। ज्ञान मार्ग की अवधारणा लोकप्रिय हो गई थी। शूद्रों को यज्ञ व उपनयन संस्कार का अधिकार नहीं था। ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्य को द्विज कहा जाता था। द्विज, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को। मूर्ति की जो पूजा और मंदिरों का कोई प्रमाण नहीं मिला है इस टाइम पे, कह नहीं सकते, मतलब प्रमाण ही नहीं, तो कुछ प्रमाण ही नहीं मिला है। मोक्ष की अवधारणा लोकप्रिय हो गई थी और काले जादू में विश्वास करते थे लोग यहाँ पे। तो यहाँ हमारा खत्म होता है वैदिक, वो वाला वैदिक पीरियड, ठीक है, उत्तर वैदिक पीरियड, वैदिक पीरियड। अब हम स्टार्ट करेंगे महाजनपद काल, जो कि पीरियड है इसका 600 से 322 BC, ठीक है। अब इसमें क्या था, इसमें हम देखेंगे, एक तो देखेंगे महाजनपद के बारे में, जो कि 16 थे। फिर देखेंगे हम मगध का उत्थान, कैसे हुआ मगध का उत्थान। फिर देखेंगे हम धार्मिक क्रांति हुई थी इस टाइम पे, कौन कौन सी? बौद्ध धर्म, जैन धर्म। चौथा देखेंगे फारसी आक्रमण, पर्शियन इन्वेजन। और फिर आके देखेंगे ग्रीक आक्रमण, ग्रीक इन्वेजन। तो ये चीज़ें इसमें देखेंगे इस वाले टॉपिक में। और जल्दी जल्दी करते हैं। वो पहला देख लेते हैं टॉपिक महाजनपद। ये टोटल 16 थे, ठीक है। और ये एक प्रकार से दूसरे नगरीय क्रांति थी। पहली कौन सी थी? इंडस वैली सिविलाइजेशन को कहते हैं पहली। और ये दूसरी नगरीय क्रांति थी। और महाजनपद का वर्णन किस किस में मिलता है? एक तो मिलता है अंगुत्तर निकाय, जो कि बौद्ध साहित्य है, अंगुत्तर निकाय बौद्ध साहित्य है। खुद्ध निकाय, जो कि बौद्ध साहित्य है। और भगवती सूत्र जो कि है जैन साहित्य है, ठीक है। 2 बौद्ध और वो एक जैन, ठीक है, साहित्य में मिलती है इसकी जानकारी महाजनपद की। क्या क्या है? एक तो है अंगुत्तर निकाय, एक है खुद्ध निकाय, एक है भगवती सूत्र। ये कुछ चीज़ें हैं। अब देख लेते हैं 16 जो मुख्य 16 जो महाजनपद थे वो कौन कौन से थे। एक तो था कंबोज,
कंबोज की राजधानी थी हाटक या राजपुर, ठीक है। एक था गंधार, गंधार की जो राजधानी थी, या ऐसे करते हैं हम इसको ना मैप से देख लेते हैं, मैप से ज़्यादा और आसान रहेगा, ठीक है, ताकि हमको आसानी हो जाए कि कहाँ कहाँ था वो, मुख्य मुख्य क्या थे। तो ये आज का प्रेजेंट इंडिया देख लेते हैं। सनम, ये हो गया, यहाँ बन गया इंडिया, ठीक है। और ये हो गया इंडिया, ठीक है। अब इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं ताकि समझ में जाए पूरा, ठीक है। ये रहा इंडिया। तो अब देखते हैं, ये तो रहा कंबोज, यहाँ पे था अफगानिस्तान में, इसकी राजधानी थी हाटक या राजपुर। और यह था गंधार, गंधार की राजधानी तक्षशिला, यहीं पे था गंधार। एक है यहाँ पे कुरु, कुरु की राजधानी थी इंद्रप्रस्थ, जो दिल्ली के पास पास है, ठीक है। फिर एक आता है पांचाल, पांचाल की राजधानी अहिछत्रपुर, अहिछत्र, ठीक है। अब ये तो हो गया यहाँ पे पांचाल। एक एक है मल्ल संघ, मल्ल संघ, इसकी राजधानी है खुशीनगर, ठीक है। मल्ल संघ की राजधानी खुशीनगर। और एक है वज्जी संघ, वज्जी संघ यहाँ पे था, वज्जी संघ की राजधानी थी वैशाली। एक था अंग, उसकी राजधानी चंपा, यहाँ पे था अंग, इसकी राजधानी चंपा। एक था मगध, मगध तो पता ही है यहाँ पे था, जिसका राजगृह पाटलिपुत्र गिरिवर्ज जो थे वो राजधानी थी यहाँ पे, ठीक है। एक था काशी, काशी इसके बगल में ही था, और काशी की राजधानी थी बनारस या वाराणसी, ठीक है, यहीं पे आसपास था यहाँ पे। और वत्स, एक था वत्स, ये यहाँ पे था वत्स, वत्स की राजधानी थी कौशंबी। और एक चेंदी, चेंदी यहाँ पे था एमपी साइड में, जिसकी सुक्तिमती उसकी वो थी। और शूरसेन था, शूरसेन यहाँ पे था अप्रॉक्स, ठीक है। और इसकी राजधानी थी मथुरा। और एक मत्स्य संघ, मत्स्य थोड़ा यहाँ पे था, मत्स्य की थी विराटनगर। और अवंती था एक महाजनपद अवंती, और अवंती की राजधानी थी जहाँ पे था एमपी साइड में उज्जैन। और एक था कौशल, ठीक है, यहाँ पे। और उसकी राजधानी थी श्रावस्ती, ठीक है। हाँ नहीं नहीं सॉरी, कौशल तो यहाँ पे था, उसकी राजधानी कौशल यहाँ पे था, श्रावस्ती उसकी थी। यहाँ था अशमक, अशमक, ठीक है, उसकी राजधानी थी पोटन। तो ये तो है 16 जनपद जो भी रहे थे उनके बारे में पढ़ा। अब देख लेते हैं हम नेक्स्ट सेकंड जो पढ़ना है इसमें, मगध का उत्थान कैसे हुआ, क्या कारण थे कि मगध का उत्थान हुआ। पहला कारण तो ये था कि वहाँ उपजाऊ भूमि थी, ठीक है। सेकंड, नदियों का बहाव क्षेत्र था। तीसरा, नदियों का प्रयोग सिंचाई व नौकायान के लिए किया जाता था। और मुख्य पांचवा, और वो खनिज पाए जाते थे। छठा, वहाँ वन हरे घने थे और जंगल में हाथी पाए जाते थे। छठा, हाथी परिवहन के लिए अच्छा साधन माने जाते थे। अब आता है सबसे पहले वंश इसमें हर्यक वंश, जिसका टाइम पीरियड है 545 से 412। इसमें जो पहला था बिम्बिसार, तो ये क्षेत्रोजस नाम से भी प्रसिद्ध था इसका। और यह पहला साम्राज्यवादी शासक था बिम्बिसार, ठीक है, फर्स्ट इम्पेरियलिस्टिक रूलर। इन्होंने बज्जी संघ की राजकुमारी चेलन्ना से विवाह किया, और लच्छवी राजकुमारी चेटक की बहन थी, जो कि इसने कौशल की राजकुमारी कौशला देवी से विवाह करा, जो कि प्रसन्नजीत की बहन थी। इसने मद्र देश की राजकुमारी क्षेमा से विवाह किया। इन्होंने अंग प्रदेश को जीत लिया, और उन्होंने अपने बेटे अजातशत्रु को वहाँ का गवर्नर नियुक्त कर दिया इसमें, बिम्बिसार ने। और इन्होंने अपने वफादार चिकित्सक, जो भी चिकित्सक था इनका, जीवक, उसको प्रबोध के दरबार में उज्जैन भेजा था। और इनके पुत्र अजातशत्रु ने इन्हें मार डाला। और इन्होंने अप्रॉक्स बहुत शादियाँ करी थी इन्होंने, अप्रॉक्स, ठीक है, काफ़ी शादियाँ करी थी इन्होंने, इसलिए साम्राज्यवादी नाट वो थे। अब आता है अजातशत्रु, इसी वंश का अजातशत्रु। तो इसमें क्या हुआ, ये कोणिक नाम से प्रसिद्ध था, और इसने काशी पर अधिकार कर लिया एक तो। और इसने प्रसन्नजीत की बेटी वजीरा से शादी करी,
और अपने मंत्री वश्यकार को वज्र संघ का फूट डालने के लिए भेजा इसने। उसने वज्र संघ पर हमला भी किया था और उसको 16 वर्ष संघर्ष चला था ये, लेकिन उसने जीत लिया था। और जो इसके प्रमुख वो थे हथियार, एक तो था रतमुतल, जो कि बाहुबली में वो है ना बल्लाल देव वो चलाता है, वही था ये एक तरह से। महाशिला, कटक, दो हथियार जैसे इस्तेमाल किया था इसने। और इसने मुख्य तो यही पूछा था, इसने जो प्रथम बौद्ध संगीति थी, बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया था इसने। कब? 483 में BC, 483 BC। तीसरा इसमें आता है उदयन या उदायन। ये जैन धर्म का वो था, अनुयायी था, और इन्होंने गंगा और सोन नदी के किनारे पाटलिपुत्र शहर की स्थापना करी थी और अपनी राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया था इसने। तो इसका रूरल यही है। अब देखते हैं नाग दशक वंश, जो इसका लास्ट रूरल था, हरिक वंश का इसका जो लास्ट रूरल था वो था नाग दशक। इसके बारे में कुछ जानता नहीं, लेकिन लास्ट था ये। फिर नया वंश आ जाता है इसमें शिशुनाग वंश, जो कि 412 से लेके 344 तक था, ठीक है। और इसमें जो पहला था वो शिशुनाग था, इसी के नाम पे शिशुनाग बना, शिशुनाग वंश। ये इसका संस्थापक था और इसने अवंती को जीत लिया था और वैशाली को अपनी राजधानी बना दिया था, वैशाली को अपनी राजधानी बना दिया, ठीक है। फिर इसके बाद आया कालाशोक। इसने जो सेकंड बौद्ध संगीत है उसका आयोजन कराया था 383 में, ठीक है। और इसने जो शिशुनाग ने वैशाली राजधानी स्थानांतरित करी, उसने फिर से अपनी राजधानी वैशाली से पाटलिपुत्र कर दी थी, ठीक है। फिर इसके बाद आया तीसरा वंश जो कि है नंद वंश, ठीक है। नंद वंश में क्या था, एक तो इसके जो संस्थापक था वो महापद्मनंद था, ठीक है। और इसकी जो उपाधि थी वो सर्वत्रक, एक तो ये उपाधि थी इसकी, और एक ही इसको बोलते थे दूसरा भार्गव। पहला भार्गव कौन है? परशुराम जी को बोलते हैं भार्गव, ठीक है। और ये जैन धर्म का अनुयायी था और इसने खारवेल के हाथी कुंपाली भेद के अनुसार इसने कलिंग पर आक्रमण करा और कलिंग से जिनसेन की मूर्ति लेकर आया था। तो इससे ये साबित होता है जो मौर्य वंश से पहले मूर्ति बनने के प्रमाण है ये वाले। इसने कलिंग में नहर का निर्माण भी कराया था और जो अष्टाधाई नंदवंश का वो टाइम पीरियड देख लिएगा इसका 344 से 322 के बाद तो मौर्य वंश स्टार्ट हो गया था। जो एक अष्टाधाई के लेखक हैं पाणिनि, ठीक है, पाणिनि उसके समकालीन थे। फिर एक इसमें आता है धनानंद, इसने कई कर लागू कर दिए थे, ठीक है। लालची प्रवृत्ति का व्यक्ति था ये। और इसने जो चाणक्य है, एक और नाम उसका कौटिल्य, विष्णुगुप्त भी बोलते थे, उसका अपमान करा था भरी सभा में। तो चंद्रगुप्त ने इसको बोला था तेरी ये, और अपनी चोटी बांध ली थी और कहा था ये चोटी तभी खोलूंगा जब तेरा विनाश होगा। तो चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से चाणक्य ने धनानंद की हत्या करवा दी थी। फिर लास्ट में आ गया था मौर्य वंश, स्टार्टिंग में आ गया था उसमें पिक्चर में। तो अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम महाजनपद जो धार्मिक क्रांति हुई इनके बारे में, और उसके बाद वो भी है मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।